हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हम सभी सृजनात्मक लेखन के आयाम जो कि वैक का सब्जेक्ट है, ये हमारे ऑल फॉर यूनिवर्सिटी के रहने वाला है। जिसके भी अगर सृजनात्मक लेखन के आयाम लगा हुआ है वैक में या अन्य कहीं भी लगा हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये ऑल फॉर सेमेस्टर्स, क्योंकि हर सेमेस्टर में ये होता है और कोई भी बच्चे से ले सकता है। और ये ड्यू रेगुलर सोल उनके बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। आप देख सकते हैं ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है। इसमें हम सारे उन यूनिट्स को, यानी 3 यूनिट्स हैं इसमें, उन सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है, ये आपका पूरा सिलेबस है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है ये 1 ड्यूरेशन का रहेगा, यानी कि 1 घंटे का आपका पेपर है और ये 30 मार्क का रहेगा। इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस के जो PYQ हैं वो ये हैं, आप इसमें देख लीजिए। इसमें आपको बता रखा है कि यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन आएगा जो ये रहा। इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपको मैंडेटरी रहेगा, आपको करना होगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन आगे होंगे उन 3 क्वेश्चनों में से आपको कोई 2 करने होंगे, यानी कि आपको सीधी सीधी बात है कि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तीनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के हिसाब से आपके बटे हुए हैं, आपको वो करने हैं। पहले क्वेश्चन में आपको टिप्पणी में होगा, यानी शॉर्ट नोट्स में आपको 5-5 नंबर का, तो उसमें वो करना होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हम यहाँ पे यूनिट 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। पहले तो शुरुआत में कि आपने यूनिट 1 का जो सिलेबस देखा है वो देख लें आप वहाँ जाके, अगर नहीं देखा है तो फिर उसके बाद में हम यहाँ शुरुआत करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे सृजनात्मक लेखन के का अर्थ बता रखा है यूनिट 1 में। तो सृजनात्मक लेखन का मतलब क्या होता है? सृजनात्मक लेखन का मतलब है अपनी कल्पना, अनुभव और सोच को भाषा के ज़रिए इस तरह व्यक्त करना कि पढ़ने वाला जुड़ाव महसूस करे, यानी कि एक ऐसा बंधन बना देना कि जिससे कि सामने वाला समझे कि हाँ, ये जो घटना हो रही है वो मेरी ही हो रही है, उसमें कोई अलग अंतर ना दिखे, उसमें भिन्नता ना दिखने लगे उसे। ये होता है सृजनात्मक लेखन का मतलब एक तरह से। भाई जो लिखा जा रहा है उसमें कोई अंतर ना हो, उसमें भावनाएं, विचार ये सभी हमारे जुड़ने लग जाएँ, तो एक तरह से हम कह सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे कि कविताएं, कहानियाँ, नाटक, लघु कथाएँ आदि, ये एक तरह से एक भूमिका निभाती हैं कि जिसमें हमारे मनोभाव उससे जुड़ जाते हैं, है ना। उन घटनाओं से इनसे हमारे भाव जुड़ने लग जाते हैं। हम इसमें सृजनात्मक लेखन का एक अच्छे से परिभाषा देख लीजिए। वह लेखन होता है जिसमें लेखक अपनी कल्पना शक्ति, भावनाएं, अनुभव और सोच को सुंदर भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। यह लेखन सामान्य रिपोर्ट या तथ्यात्मक लेखन से अलग होता है, क्योंकि इसमें भावनाओं और कल्पनाओं का मेल होता है। ठीक है, आगे देखिए। इसमें ये आपने इसमें सामान्य जो चीज़ें लिखी जाती हैं ना, किताब जो, अगर मैं बात करूँ जैसे न्यूज़पेपर हो गया, रिपोर्ट हो गई, इनमें क्या होता है, इनमें जो शब्द शैली होती है वो अलग होती है। परंतु जो कहानियाँ, कविताएं, है ना, इनमें क्या होता है कि हमारे खुद के अनुभव होते हैं, हमारी खुद की बातें होती हैं, हमारे विचार, भावनाएँ, ये सभी उसमें लिखे गए होते हैं। तो ये उनसे भिन्न होते हैं रिपोर्ट से, या फिर हम कहते हैं सामान्य लेखों से, इनसे, या अखबारों से, रिपोर्ट से, इन सब से मतलब भिन्न होते हैं। ठीक है, उदाहरण में देखिए, यदि कोई बच्चा अपने बचपन की यादें लिखता है और उसमें कल्पना जोड़कर उसे कहानी बना देता है तो वह सृजनात्मक लेखन होगा। जैसे, उस दिन बारिश की बूंदों ने मेरी किताबों को नहीं बल्कि मेरी यादों को भी भिगो दिया। माँ की वो गर्म चाय और खिचड़ी के पास बैठकर कहानी पढ़ना जैसे किसी दूसरी दुनिया में ले जाता था। ये आप एक एग्जाम्पल हैं, समझ सकते हैं। आगे है सृजनात्मक लेखन का स्वरूप। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के तौर पर बताया जाएगा आपको, जो भी बताया जाएगा। अगर आपको इनको इन डीप पढ़ना है तो आप आगे थोड़ा सा इनके बारे में डीप में गूगल पर या यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें आप समझ सकते हैं और ज़्यादा सीखो अच्छी तरह से। बाकी मैं इधर आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको थोड़ा इसकी नॉलेज दे रहा हूँ, जिससे आप एग्ज़ाम में लिख सकें, क्योंकि 1 घंटे का एग्ज़ाम है। देखिए आगे, सृजनात्मक लेखन का स्वरूप क्या है? सृजनात्मक लेखन के कई रूप हो सकते हैं, इसका कोई एक तय ढांचा नहीं होता। यह कविता, कहानी, नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, निबंध आदि किसी भी रूप में हो सकता है। देखिए, जो सृजनात्मक लेखन होता है ना, इसका कोई स्वरूप यानी स्ट्रक्चर, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता रहता है, यानी कि आप चाहो तो इसको अलग अलग रूपों में प्रयोग कर सकते हो। आप कहानी के रूप में भी लोग इसको लेते हैं, कविताओं के रूप में, नाटक के रूप में, आत्मकथा के रूप में, तो अलग अलग रूपों में इसका प्रयोग आप करते रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, मुख्य रूप से इसमें मुख्य रूप से क्या क्या है? कविता, इसमें कल्पना और भावनाओं का गैर रूप होता है। गैर रूप मतलब इसमें गाने का रूप होता है, कि जिसे गा सकते हैं हम। ठीक है, कहानी, पात्रों, घटनाओं और संबंधों के साथ भावनात्मक प्रस्तुति
नाटक संवाद और ये प्रस्तुति होती है, ठीक है। नाटक में देखिए संवादों और अभिनय के माध्यम से कथा। रेखा चित्र में देखिए ये संस्मरण बोल लीजिए। इसे संस्मरण मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि पुरानी कोई घटित घटना को याद करना और उसे फिर लिखना, एक तरह से हम कह सकते हैं। किसी घटना, व्यक्ति, स्थान का भावनात्मक चित्रण। उदाहरण कविता, हर दिन की तरह आज भी वो सूरज उगा, पर उसके साथ कुछ उम्मीदें भी जगी। ये आपकी कविता के एग्जाम्पल हो सकता है। कहानी में रामू गरीब था लेकिन सपनों में अमीर, हर रात वो चांद को देखकर सोचता एक दिन मैं भी उड़ूँगा। ये कहानी के तौर पे है, एक तौर आप लिख सकते हैं, ये कहानी पर है, ठीक है। आगे देखिए सृजनात्मक लेखन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। हम इसके उद्देश्य भी कुछ होते ही हैं कि भाई क्यों लिखे जा रहा है इसको। सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि कई गहरे मकसद भी होते हैं। जैसे इसके उद्देश्यों में देख लीजिए, भावना और विचारों को अभिव्यक्त करना, हमारे भाव विचारों को। दूसरा, पाठकों में भावनात्मक जुड़ाव बनाना। तीसरा, समाज की समस्याओं पर ध्यान दिलाना। चौथा, मानवता, प्रेम, सौंदर्य, पीड़ा आदि का अनुभव कराना। पांचवा, रचनात्मकता और कल्पना शक्ति का विकास करना। ये सभी इसके मेन आपके एक तरह से इसके मोटिव है कि भाई हमें ये करने ही होते हैं। ये इसके लक्ष्य होते हैं कि भाई हाँ इसको पाना है, क्योंकि हर किसी के एक लक्ष्य होता है ना कि भाई अगर मैं मान लो मैं जिम जा रहा हूँ तो जिम जाने का भी मेरा कोई टारगेट हो गई होगा, या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई का भी मेरा एक टारगेट है कि मुझे जॉब चाहिए या फिर मुझे बिजनेस या वगैरह कुछ भी जो करना है वो मेरा अपना खुद का लक्ष्य है। ऐसे ही आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं कि तो क्यों देख रहे हैं कि आपका आने वाला एग्ज़ाम थोड़ा हो जाए, बेटर हो जाए, उसमें थोड़ा एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं ना, तो उसी यही है कि मेन मोटिव सबके होते हैं। तो ऐसे सृजनात्मक लेखन का भी एक मोटिव होता है कि भाई क्यों लिखा जा रहा है। इसमें भावों को विचारों का अभिव्यक्ति देते हैं, मतलब कि उसको ऊपर लाने का काम भी करना, ठीक है। पाठकों की भावनात्मक जुड़ाव के लिए, पाठकों के साथ में जुड़ने के लिए, पाठक और एक तरह से लेखक के बीच में जो जुड़ाव होता है उसको मजबूत करने के लिए, समाज की समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाता है। मानवता, प्रेम, सौंदर्य, पीड़ा आदि को भी सामने लाना, उनका अनुभव कराना, रचनात्मक कल्पना शक्ति को विकास करना भी होता है, ठीक है। अगर अब इसमें उदाहरण की बात करूँ, देखिए उदाहरण देख लीजिए। इसमें अगर कोई लेखक भ्रष्टाचार के खिलाफ कहानी लिखता है जिसमें नायक ईमानदारी से लड़ता है तो वह समाज को प्रेरणा देता है। ये सभी आपके एक तरह विचार है इसमें कि क्या उद्देश्य हो सकते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं सृजनात्मक लेखन के व्यक्तित्व निर्माण। देखिए इसमें सृजनात्मक लेखन केवल लेखन की कला नहीं है, यह आपके सोचने, बोलने और समझने के तरीके को भी प्रभावित करता है। इससे व्यक्ति का आंतरिक विकास होता है। जैसे इसमें लाभ क्या क्या हैं, कल्पना शक्ति बढ़ती है, आत्म-व्यक्ति में सुधार होता है, भावनात्मक संतुलन आता है, भाषा पर अधिकार मिलता है। ये सभी इसमें हमें बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। आगे देखिए आत्मविश्वास और संवेदनशीलता विकसित होती है। ये तो एक एग्जांपल हो रहा है कि आत्मविश्वास हमारे अंदर जो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन है वो बढ़ता है, ठीक है। उदाहरण में देखिए, अगर एक विद्यार्थी नियमित रूप से डायरी या कविता लिखता है तो वह अपनी भावनाओं को और बेहतर समझता है और दूसरों के सामने अपनी बात स्पष्टता से रख सकता है। ये फ़ायदा होता है इसको बार बार प्रयास करने से, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए 5वां पॉइंट, सृजनात्मक लेखन और परिवेश, ठीक है। आपकी यूनिट 1 चल रही है अभी भी, सृजनात्मक लेखन और उसके परिवेश के बारे में। तो परिवेश क्या होता है, परिवेश हमारे यानी कि हमारा आसपास का सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और राजनीतिक वातावरण सृजनात्मक लेखन को गहराई और वास्तविकता देता है। लेखक अपने परिवेश से विशेष पात्र, भावनाएं और कथानक ग्रहण करता है। लेखक क्या करता है, देखिए आप ये समझिए कि अगर मैं बात करूँ, कोई लेखक है, लेखक अगर मान लीजिए कोई ऐसे क्षेत्र में रह रहा है जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, पुअरनेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर अब उसके जो लेख है उसमें उसका प्रभाव दिखेगा ही सीधा कि भाई जो भी आसपास में देखेगा कि किस प्रकार से लोग भूखमरी से मर रहे हैं, अकाल से मर रहे हैं, गरीबी से परेशान हो रहे हैं, क्या बदहाली है, उन सभी चीज़ों को वो देखेगा। तो उसके लेख जो वो लिखेगा, कहानियाँ, कविताएं, नाटक जो भी लिखेगा उसमें उसके प्रभाव दिखने ही दिखने हैं। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हिंदी के महान उपन्यास, कहानीकार, नाटककार कौन, प्रेमचंद जी के नाटकों में अगर आप देखें ना
कि नाटकों में, कहानियों में, तो आप देखेंगे कि उनमें आपको आसपास का परिवेश दिख जाएगा। वहाँ पे किसानों की समस्या हो, गरीबों की दिखे हो, या दलितों के बारे में हो, महिलाओं की, मतलब अन्य कोई भी हो समस्या हो, वो सभी उनके लेखों में हमें पता चल जाती है कि क्या क्या थी। तो ऐसे अन्य लेखक भी होते हैं, वो भी अपनी कविताओं में उनको या अपने रचनाओं में स्थान देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हम इसमें महत्व की बात कर लेते हैं। लेखन में यथार्थ और सजीवता आती है। समाज की समस्याओं और सुंदरताओं को उजागर किया जा सकता है। संस्कृति और भाषा और बोली का प्रतिबिंब लेखन में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए प्रकृति परिवेश। झील के किनारे बैठा वह बालक जब अपने पिता को याद करता है तो पूरे दृश्य में दर्द और शांति दोनों साथ चलती है। सांस्कृतिक परिवेश में देखिए, त्योहार की रौनक में बसी बूढ़ी दादी की कहानी उस गांव की परंपराओं को जीवंत करती है। राजनीतिक सामाजिक परिवेश में देखिए, कहानी नया संविधान में लेखक एक गांव के चुनाव की प्रक्रिया को दिखाकर लोकतंत्र की विडंबनाएं सामने लाता है। ये आपका राजनीतिक सामाजिक परिवेश है। ठीक है, ये आपके परिवेश अलग अलग हो सकते हैं। परिवेश मतलब एक तरह से वहाँ का वेदर, इन्वायरमेंट कैसा है, कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होगा कि जो राइटर है उसके जो उसकी रचनाएं हैं इनमें आपका क्या है, उसमें इफ़ेक्ट मारता है कि भाई कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना क्या क्या हो रहा है उसमें। अगर हम लेखक की लेखनी को पढ़ते हैं ना तो उससे समझ आ जाता है कि यहाँ पे इसको किसी चीज़ का प्रभाव पड़ा है, क्या समस्याएं देखी हैं या क्या आसपास की चीज़ों को उजागर करना चाहता है। ठीक है, अब यूनिट 2 को कर देखते हैं हम। तो यूनिट 2 में हम भाषा, साहित्य और सृजनात्मक लेखन के बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई में यह समझाया गया है कि सृजनात्मक लेखन कैसे भाषा और साहित्य से जुड़ा हुआ है और इसमें किस प्रकार की विविधताएं होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए इसमें कि भाव और विचार का भाषा में रूपांतरण। भाव और विचार का भाषा में किस प्रकार से बदलाव होता है, कि भाव और विचार किस प्रकार से भाषा बनते हैं, इसके बारे में समझते हैं। जब हम कोई रचना लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में कोई भाव या विचार आता है। सृजनात्मक लेखन का पहला काम होता है उस भाव या विचार को सटीक और सुंदर भाषा में व्यक्त करना। यानी कि हमारे कोई भाव विचार, यानी कि मेरे अंदर कोई भावना आ रही है, यानी कि मैं मान लो कि मैं कहीं गया, प्राकृतिक स्थान पे गया, यानी कि मैं मान लो कश्मीर में चला गया, या फिर मान लो मैं कोई नदी के किनारे बैठा हूँ, वहाँ बैठकर मेरे मन में या मेरे अंदर से विचार आ रहे हैं कि मैं इसको देखकर कुछ लिखना चाहता हूँ या कुछ बोलना चाहता हूँ। तो उनको अगर उन विचारों को या उन भावनाओं को अगर मैं शब्द देता हूँ तो ये सृजनात्मक लेखन का एक काम हो गया। ठीक है, कि रूपांतरण हो गया, हमने शब्द में या भाषा में उसका रूपांतरण कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। आपने प्रकृति की आवाज़ों को सुना, बादलों को देखा, उनको देखने के बाद में आपके दिमाग में कोई कहानी बनने लगी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो उसको आपने शब्दों का रूप दे दिया, तो ये शब्दों का, भाषा का रूप दे दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, अगर कोई दुखी है तो वह कविता में लिख सकता है, बिखरे हुए शब्दों में ढूंढ रहा हूँ अपने आंसू की आवाज़। इसमें लेखक ने अपने भाव को भाषा के ज़रिए व्यक्त किया है। ठीक है, इंसान दुखी या सुखी जीवन में ही अपने क्या है, जब उसको दुखी या सुखी अनुभव होते हैं ना, उन्हीं को वो लिखने का प्रयास करता है। अब उनकी भाषा के ऊपर है कि वो भाषा को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, भाषा में किस प्रकार से उन चीज़ों को व्यक्त कर रहे हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखिए, साहित्यिक भाषा की विविध छवियाँ। साहित्यिक भाषा की विविध छवियाँ क्या क्या हैं? क्या होता है साहित्यिक भाषा? जब भाषा का उपयोग केवल जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि भावों, कल्पनाओं, विचारों और सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है तो उसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। यह भाषा कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा, वृत्तांत आदि साहित्यिक विधाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विभिन्न छवियाँ क्या होती है, का अर्थ क्या है? यहाँ छवियाँ का मतलब है भाषा की विविध रेखाएं, शैली, स्वरूप और प्रयोग जो अलग अलग परिस्थितियों, विधाओं और लेखकों के अनुसार बदलती रहती हैं। ठीक है, उदाहरण सहित अगर मैं देखें तो साहित्यिक भाषा की विविध छवियाँ क्या क्या हैं? कविता में भाषा की छवि। कविता में भाषा आमतौर पर गूढ़, ठीक है, गौण मतलब गूढ़ होती है, भावनात्मक और प्रतीकात्मक होती है। उदाहरण, धूप में चमकते हैं पत्तों के आंसू, मानो वृक्षों भी अब रोते हैं चुपचाप।
यहाँ पत्तों के आंसू एक प्रतीक है जो पतझड़, दुख या बदलाव को दर्शाता है। कहानी या उपन्यास में भाषा की छवि। यहाँ भाषा आम बोलचाल की हो सकती है, लेकिन चरित्र समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। संवादों के जरिए पात्रों की सोच और परिवेश को प्रकट किया जाता है। प्रेमचंद्र की कहानी में गाँव की भाषा की छवि देखी है आपने, कि इसमें समझेंगे कि तू तो ऐसा बोले है जैसे तू बड़ा राय बहादुर है। यानी कि यहाँ पे कहानी में क्या है, कहानी में समझाया जाता है कि किस प्रकार से गांव के दृश्य को या कहानी कि उनको भाषा के माध्यम से एक तरह से प्रदर्शित कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की भाषा का अंतर क्या क्या है, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं वो देखिए। आज के समय में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के कई स्रोत हैं, जैसे अखबार, इसे हम प्रिंट माध्यम भी कहते हैं, और टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इन्हें हम कहते हैं। इन दोनों में न सिर्फ प्रस्तुति का तरीका अलग होता है, बल्कि भाषा का प्रयोग भी भिन्न होता है। इस तरह इस अंतर को समझना सृजनात्मक लेखन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर माध्यम की अपनी भाषा की शैली होती है। प्रिंट माध्यम की भाषा, इसमें आते हैं अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र, आलेख आदि। विशेषताएं हैं इसकी। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, औपचारिक और गंभीर भाषा होती है। वाक्य लंबे व्याकरणिक रूप से शुद्ध होते हैं। विश्लेषणात्मक शैली, इसमें विश्लेषण किया गया होता है किसी चीज़ को, मतलब पहले इसको देखा जाता है, फिर उसके अंत में जो विश्लेषण लिख सकता है, यानी कि उसका कंक्लूजन या एनालाइजिंग वगैरह, तो किस प्रकार का होगा, एनालाइज किया जाता है पूरे को भाई कि कितना क्या क्या इसमें अंत में क्या निकला है, तो वो सब ये भी होता है। इसमें तथ्यात्मक जानकारी प्रमुख होती है, यानी तथ्य दिए जाते हैं, फैक्ट्स होते हैं सामने ना। फिर आगे उदाहरण में देख लीजिए कि इसमें अखबार की रिपोर्ट के बारे में, दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी की है। यह भाषा पाठकों को तथ्य और जानकारी देने के लिए होती है, अतः गंभीर और स्पष्ट होती है। ठीक है, आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की भाषा, इसमें आते हैं रेडियो, टेलीविज़न, यूट्यूब, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, ये सभी इसी में आते हैं। इसमें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम रील्स आदि भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जो आप वर्तमान में भी चल रहा है। विशेषता देखिए, साधारण संवादात्मक भाषा होती है। इसमें हमें आराम से समझ आ सकता है, क्योंकि नॉर्मल बातें होती है, जितनी भी हम देखते हैं रील्स वगैरह होती है। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि हम जब किताबें पढ़ते हैं तो किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें भाषा, परिभाषाएँ उसमें बहुत ही थोड़ी कठिन होती है। ठीक है, परंतु अगर हम एक रील को लेकर बैठ जाएँ तो हमें एक रील क्या, हम 10 रील देख लेंगे और हमें याद भी हो जाएगी सारी। तो ये होता है, हम रील पता नहीं कितनी देख लेंगे, हम इतनी किताबें नहीं पढ़ेंगे, इतनी रील देख लेंगे, तो ये होता है। ठीक है, क्योंकि वो आसान होती है, सरल होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, कम शब्दों में ज़्यादा प्रभाव। तीसरा देखिए, बोलचाल की शैली है। चौथा, कभी कभी ह्यूमन और स्लैग का प्रयोग भी होता है। उदाहरण के लिए टीवी न्यूज़ एंकर, चौंकाने वाली तस्वीरें, दिल्ली में पारा 42 डिग्री पार, अब क्या होगा, मतलब कि इस तरह से बताया जाता है ना कि अभी इतना डिग्री हो चुका है, इतना डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, बहुत से लोग परेशान हैं, अब ये हो रहा है वो हो रहा है, तो सारा कुछ समझाया जाता है, लोगों को समझ भी आ जाता है, आसान भाषा में होता है ना, जल्दी समझ आता है। ठीक है, यह भाषा भावनाओं को उकसाती है, श्रोता या दर्शक को तुरंत जोड़ती है। उदाहरण, अभ्यास में देखिए विषय, पानी की कमी। प्रिंट भाषा में कैसे लिखेंगे इसको, देश के कई हिस्सों में जल संकट गहराता जा रहा है। जल संरक्षण के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ जन भागीदारी की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक भाषा में क्या बोले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक भाषा में कि पानी हर जगह, हाहाकार, आपके शहर में भी जल संकट है क्या, देखिए ये रिपोर्ट, मतलब कि यहाँ पे क्या है, आपको इस तरह समझाने का, इस तरह से बताया गया है कि सामने वाला जुड़ जाता है बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक तरह से अलग चीज़ है और आपका प्रिंट मीडिया अलग है। प्रिंट मीडिया में आपको पढ़ना पड़ता है, ये एक तरह से इसमें क्या है कि इसमें आप पढ़े लिखे होना थोड़ा ज़रूरी है, कि आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, आपको दिखाई देना वगैरह ये भी ज़रूरी है। पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है, आप पढ़े लिखे नहीं भी हो ना
थोड़ा बहुत आप थोड़ा बस इसको देख लो, थोड़ा दिनों में आप समझ जाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होती क्या। आप फ़ोन देखते हो कि फ़ोन तो एक छोटा बच्चा भी चला जाता है, जो पैदा होता है वो भी 2-3 साल बाद में चलाने लग जाता है, या 6 महीने बाद ही चलाने लग जाता है, तो उसको तो पढ़े लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक अनपढ़ आदमी जो किसान है या फिर कोई दुकान में बैठा है सब्जी बेच रहा है, वो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी चला रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कोई भी चला सकता है, परंतु प्रिंट मीडिया के लिए तो थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी होता है। इतना पढ़ना ज़रूरी होता है जिनसे कि आप पढ़ सकें और समझ सकें, तो ये ज़रूरी होता है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस थे। अब यूनिट 3 को थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। सृजनात्मक लेखन विविध आयाम, कि इसके विविध आयाम क्या क्या हैं, यानी कि इसके कितने भाग हैं, भाग कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार में ये डिवाइडेड है। तो देखिए, विषय हैं कविता, गीत, लघुकथा, हास्य व्यंग, लेखन, पल्लवन, संक्षेपण, अनुच्छेद लेखन, ये सभी इसके भाग है, विषय हैं जो हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। आगे देखिए, इसमें कविता, जिसे पोइट्री भी कहा जाता है, अर्थ क्या है, कविता वह रचना होती है जिसमें लेखक अपने भावों, कल्पनाओं और अनुभवों को छंद या मुक्त छंद में व्यक्त करता है। इसकी विशेषताएं देखिए, संक्षिप्त में लयबद्ध और भाव प्रधान होती है, कल्पना और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग होता है, पाठक के मन में गहरे प्रभाव छोड़ती है। ये सभी इसके अंदर इसकी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि ये कल्पना के रूप में भी हो सकती है, यानी कि हमारे आसपास के अनुभव बेस पे भी हो सकती है, और हमारी कल्पना भी हो सकती है कि भाई ये ऐसा भी होता है। जैसे ये बड़े बड़े लेखक हैं, बड़े बड़े अभी वर्तमान में जो कुछ लेखक होते हैं, जो तो क्या है कि कवि होते हैं, वो तो वर्तमान के हिसाब से लिखते हैं, पर कुछ लेखक होते हैं जैसे सूरदास हो गया, उनकी क्या है, सूरदास, तुलसीदास, यार ये कबीरदास भी क्या है, समाज की चीज़ों को लेके आते थे वैसे तो, परंतु इनके भी अगर लेखक पढ़ते हो ना तो इसमें कल्पनाएं होती हैं थोड़ी बहुत। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें जलते दीपों की ज्योति से उजियारा फैलाओ, अंधकार के कालेपन को तुम दूर भगाओ, ये इसके उदाहरण के रूप में कविता के एक भाग है कुछ। देखिए, गीत, सॉन्ग, लिरिक्स, पोएम हम इसे कह सकते हैं। अर्थ क्या है, गीत कविता का ही एक रूप है, परंतु इसमें संगीतात्मक लय और भाव अधिक प्रमुख होते हैं। गीत अक्सर गाने योग्य होते हैं। विशेषताएं इसकी क्या होंगी, सरल भाषा होती है, दोहराव और ताल का प्रयोग होता है, भावनात्मक अभिव्यक्ति अधिक गहराई से होती है। उदाहरण देखिए, सुनो गोरे से दुनिया वालों, सुनो गौर से, गाना ही है, आपने सुना ही होगा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पर डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। ठीक है, थोड़ा गाना में थोड़ी दिक्कत हो गया आगे, बाकी ये देखिए गाना है ना, इसको क्या है कि इसको कोई भी गा सकता है, आराम से सुन सकता है आराम से, है ना। इसमें क्या होता है, सरल होता है, आराम से हमें समझ आ जाते हैं। गाने हमें सुनते ही हैं लोग, तो ये गाने अलग अलग होते हैं, हम सभी सुनते हैं, समझ आराम से समझ भी आ जाते हैं। ठीक है, गानों का ये है। लघु कथाएँ क्या होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ क्या होती हैं। लघु कथा एक संक्षिप्त और प्रभावशाली कहानी होती है जिसमें सीमित पात्र, घटनाएं और स्थान होते हैं। यह जीवन की किसी एक घटना या स्थिति को उजागर करती है। विशेषताएं क्या है, 100 से 500 शब्दों में पूरी होती है, आराम से 100 से 500 शब्दों में, यानी कि 1 से 2 पेज आराम से, आगे पीछे के जो पेज होते हैं ना वो भर जाएंगे, या फिर एक आध पेज और भर सकता है। ठीक है, अगर राइटिंग ज़्यादा बड़ी है तो फिर तो ठीक है। तीव्र प्रभाव डालने वाली होती है। अंत में कोई चौंकाने वाला मोड़ या संदेश नहीं होता है इसमें, ये पूरी कहानी टाइप में चल रही होती है आराम से फिर। ठीक है, उदाहरण देखिए, एक बच्चा स्टेशन पर माँ से चॉकलेट मांगता है, माँ मना कर देती है, रात को ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, माँ मर जाती है। अगले सुबह वही बच्चा रोते हुए कहता है, अब माँ को चॉकलेट नहीं चाहिए, माँ अब चॉकलेट नहीं चाहिए क्या। ठीक है, ये क्या है आपका, ये एग्जांपल है, आप इसमें देख सकते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ आपने बहुत सुनी होंगी, बहुत देखते भी होंगे, अभी इंस्टाग्राम पे या फिर इन पे भी आपको शॉर्ट स्टोरीज दिख जाती हैं, वो तो और भी शॉर्ट हो जाती है, पर ऐसे शॉर्ट स्टोरीज चलती रहती है। तो ये क्या है आपकी लघु कथा। ठीक है, आगे देखिए, हास्य व्यंग लेखन क्या होता है। हास्य व्यंग लेखन का उद्देश्य किसी सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत स्थिति पर हंसी के माध्यम से कटाक्ष करना होता है। अंतर, हास्य केवल हंसी पैदा करता है, व्यंग हंसी के पीछे गंभीर सच्चाई छुपी होती है जिससे समाज को सोचने पर मजबूर किया जाए। ठीक है, विशेषताएं क्या हैं, शैली हल्की फुल्की और रोचक होती है, आम घटनाओं को मज़ेदार ढंग से पेश किया जाता है, लेखन में कठोर आलोचना को मनोरंजन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए, सरकार ने कहा
महंगाई नहीं बढ़ी, बस चीज़ों की ऊंचाई बढ़ी है। अब आलू और टमाटर को देखने के लिए दूरबीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे सरकार के बारे में बताया गया है कि सरकार किस प्रकार से अपनी नाकामी को छुपाती है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाती है, जैसे कि अब लाखों लोग मर जाते हैं, लाखों लोगों को मरने के बाद भी वो कह देते हैं कि लाखों लोग मरे नहीं हैं, वो भगवान के पास दर्शन में गए थे, या फिर भगवान को भगवान स्वर्ग की ओर चले गए, या उनको मोक्ष मिल गया। इस प्रकार से हमारे बहुत से नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, परंतु बहुत से नेता हैं जो ये शब्द बोलने का प्रयास करते हैं, बोलते भी हैं कि उन्हें मोक्ष मिल गया इस तरह से। तो ऐसे क्या है कि ये एक तरह से इनके ऊपर व्यंग्य भी किए जाते हैं, सरकार पर, हमारे ऊपर। बहुत से लोग ऐसे क्या करते हैं, हमारी कोई एक कमज़ोरी को पकड़कर उस पर क्या करते हैं, व्यंग्य करते हैं, पर हंसी के रूप में। सामने वाले को पता भी नहीं चलता और हम व्यंग्य कर देते हैं। जैसे कि हम सामने वाले हैं, उसकी हरकतें क्या हैं, थोड़ी मूर्ख हैं, तो हम कहते हैं तुम्हारा काम है ना वो गधे के समान है। एक तरह से हमने क्या करा, उसके एक जानवर से तुलना कर दी है। हमने क्या करा, तुम मूर्ख मूर्ख हो, हम मूर्ख कहने जाते हैं, पर हमने कह दिया कि तुम गधे जैसे हो, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ऐसे बोल दिया। तो हमने क्या है यहाँ पे उसको व्यंग किया, एक तरह से हमने उसके पे एक तरह से व्यंग कसने का प्रयास किया है कि उसमें हंसने जैसे उसको समझ भी ना आए थोड़ा सा, और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, आगे देखिए पल्लवन विस्तार अर्थ में। देखिए पल्लवन का मतलब है किसी छोटे विचार, वाक्य या अनुच्छेद को विस्तार देकर पूर्ण लेख के रूप में प्रस्तुत करना। प्रक्रिया क्या है, मुख्य विचार को पहचानो, उसके कारण, प्रभाव, उदाहरण और निष्कर्ष जोड़ो, उसे अनुच्छेद या निबंध से विस्तार दो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा विषय होगा आपका, उसके में क्या होगा, भूमिका जोड़ देंगे, प्रभाव जोड़ देंगे, विशेषताएं वगैरह भी जोड़ देंगे, निष्कर्ष जोड़ देंगे। इस तरह से बनू के उसमें उसे बड़ा कर दिया जाएगा। तो ऐसा होता है। जैसे कि इसमें उदाहरण है विचार। विचार में देखिए कि जल ही जीवन है। अब जल ही जीवन है एक शब्द, ये तो एक थोड़ा सा एक वाक्य है, परंतु इस वाक्य में अब और चीज़ें जोड़ दी जाएंगी। क्या क्या जोड़ी जाएंगी कि पल्लवन में क्या होगा, इस विचार को विस्तारित करते हुए जल के महत्व, जल संकट, संरक्षण के उपायों आदि पर एक पूरा अनुच्छेद या निबंध लिखा जा सकता है। इसमें हम इसकी पहले इसकी परिभाषा जैसे हम बताते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या क्या बताते हैं, हम उसकी परिभाषा बता देते हैं, है ना, और फिर उसके बाद में हम उसकी मेन परिभाषा, मेन बॉडी बता देते हैं, फिर उसकी विशेषताएं बता देते हैं, फिर अंत में उसका कंक्लूजन लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, आपने इसके पूरी चीज़ बताने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब संक्षेपण का मतलब सीखिए। संक्षेपण यानी समरी राइटिंग क्या होती है, अर्थ है किसी दी गई लंबी जानकारी या अनुच्छेद को मुख्य बिंदुओं में संक्षेप में लिखना, यही संक्षेपण कहलाता है। विशेषताएं, मूल बातों को बनाए रखते हुए अनावश्यक बातों को हटा दिया जाता है, अपने शब्दों में लिखा जाता है, तटस्थ और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई कहानी 500 शब्दों की है तो उसका सारांश 100 से 150 शब्दों में इस तरह लिखा जाए कि मूल भाव और संदेश स्पष्ट हो जाए। ठीक है, ये क्या है, आप देखिए एक तरह से हमको वही सारांश टाइप में चाहिए, समरी चाहिए कि हाँ भाई पूरी कहानी का। अगर मैं बात करूँ बहुत बड़ी कहानी है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे कि एग्ज़ाम्पल यही है कि भाई मान लो कोई बड़ी कहानी है, मैं प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ कि प्रेमचंद जी की जैसी कहानियाँ है, कर्मभूमि है, गोदान है, ऐसे ही और भी कहानियाँ हैं, और भी लेख हैं। उन कहानियों को ये अब हम पढ़ने जाएँ तो पढ़ने का क्या है कि वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनको पढ़ने में बहुत समय लगेगा। परंतु अगर उसकी सारांश को हम समझ लेते हैं, सारांश मतलब उसकी समरी शॉर्ट टाइप में होती है, 100 से 150 शब्दों में या उससे ज़्यादा हो सकती है, तो वो हमें पूरी कहानी का हमें समराइज़ कर देती है कि इसमें है क्या मूल बात। तो ये होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद लेखन क्या होता है, तो देखिए अनुच्छेद लेखन का मतलब है किसी एक विषय पर लगभग 100 से 150 शब्दों में स्पष्ट, सटीक और व्यवस्थित विचार व्यक्त करना। ठीक है, इसमें आपकी उलझुल बातें नहीं होनी चाहिए, आपके भी अपने फालतू के मन के विचार नहीं हो, ज़्यादा विचार नहीं होते। इस तरह से बात होती है कि आप मुख्य बात क्या है, मुख्य विषय क्या है। अगर आप नारी शक्ति पर दे रहे हैं, आप जीवन पर दे रहे हैं, आप सरकार पर दे रहे हैं, तो आप मुख्य बातें बोल दें, उसके अलावा फालतू बातें बोलने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या है, संरचना क्या होती है इसकी, प्रारंभ में हम कहते हैं विषय की भूमिका, मध्य में हम किसके मुख्य बिंदु का तर्क देते हैं, समाप्ति में निष्कर्ष या सुझाव दे देते हैं अपने। ठीक है, ये तो हमारे विषय में आप करते ही हैं, पेपर में आप यही करते हैं कि स्टार्टिंग में आप डेफिनेशन लिख देते हैं, बीच में आप इसके मेन बॉडी लिख देते हैं, लास्ट में कंक्लूजन लिख देते हैं, ये तो होता ही है। उदाहरण के लिए देखिए विषय
डिजिटल शिक्षा आज के युग की आवश्यकता बन चुकी है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे गुणवत्तापूर्वक अध्ययन सामग्री मिल रही है। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन क्लासेस, ई बुक्स आदि ने शिक्षा को अधिक सुलभ बना दिया है। हालांकि इंटरनेट की उपलब्धता और सही उपयोग भी आवश्यक है। डिजिटल शिक्षा भविष्य का मजबूत आधार है। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद लेखन है। आपने ये देखा कि अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से किया जाता है। अनुच्छेद लेखन पे हम एक तरह से प्रॉपर हम ये समझ सकते हैं कि भाई अनुच्छेद स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक में हमें पूरी जानकारी दे देता है। इसमें कोई कहानियाँ या बहुत सारे उदाहरण नहीं होते। इसमें सिर्फ मुख्य बात पर बात की जाती है कि उस पर बात हो जाए, लोगों को समझ भी आ जाए। इतने ज़्यादा कठोर शब्द भी नहीं होते। ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम अपने अनुसार लिख रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कठिन शब्द नहीं होते, अपने अनुसार लिखा जाता है कि लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो देन लास्ट में फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे हैं तो वीडियो में ज़रूर कमेंट में बता के जाएँ, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और 4 फ्री PDF, आपको अगर PDF की नीड है तो आप हमारे चैनल से टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पर आपको ये पूरी PDF फ्री में मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी, कोई प्राइस नहीं है उसकी। आप आराम से जाकर डाउनलोड कर लें, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें वही वीडियो डालेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड इसमें डाली जाएगी। आप इससे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे, है ना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ जो कि आपको जल्दी मिल सके और आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपको अन्य कोई और सब्जेक्ट पे चाहिए हो वीडियो तो आप कमेंट में हमें बता दें, तो हम आपको बता देंगे। आप टेलीग्राम से जल्दी से जल्दी जाके जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर हम आपको मोर अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू।